नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज फिर हम उपस्थित हैं दिशा ई राइस के प्लेटफॉर्म पे जानने के लिए संस्कृत के बारे में कुछ अच्छी अच्छी छोटी से बड़ी जानकारियाँ। तो बड़ी बात तो ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो वो भी अभी एग्ज़ाम को संभालना ज़रूरी है ना। तो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे और सब्जेक्ट में हमने सीखा कि शब्द रूप जो है उसी के द्वारा हम अपना कारक सॉरी कर्ता ढूंढते हैं संस्कृत के लिए। तो हमने देखा कि कल हमने अकारांत आकारांत शब्द रूप देखा था। उसके बाद हमने सर्वनाम शब्द देखा। सर्वनाम शब्द में हमने बनाना सीखा। क्या क्या बनाना सीखा? हमने देखा था तत् शब्द पुल्लिंग ना, उसको देखते हुए हमने किम शब्द बनाया। फिर बनाया हमने यत शब्द भी बनाया होगा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसी बात है। आज बात करें हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने की। कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग शब्द। सर्वनाम तत् शब्द लिखेंगे कि सर्वनाम तत् स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द रूप बढ़ जाते हैं आगे इसी को साथ लेकर के, है ना। वही विभक्तियों की बात करते हैं तो विभक्तियां कितनी हो जाती है? यहाँ पर 7 विभक्तियां होती है। सर्वनाम में ध्यान रखिएगा, हमारे पास विभक्तियां 7 होती है। संबंध का यहाँ हम यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? संबोधन का। ठीक है, ये हमारा दूसरा वचन हो गया। क्या कहते हैं इसको? द्विवचन। इरेजर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विवचन। के बाद बात करें तो आ जाता है बहुवचन। ठीक है ना। ऐसा सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सी व्यक्ति कहाँ कैसे क्या है, याद करना ही पड़ेगा शब्द रूप। इसी के साथ अशुद्धि संशोधन होता है, वो भी बहुत ये टॉपिक क्लियर कर देगा आपको। ठीक है ना। तृतीय व्यक्ति हो जाती है। कौन सी व्यक्ति? तृतीया। देन चतुर्थी। अगेन पंचमी। देन नेक्स्ट षष्ठी। और फिर बात करते हैं सप्तमी। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। क्या यूज़ करें? आज यूज़ कर लेते हैं ये वाला। ताकि कर तो तत्शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या बनेगा? वो बनेगा सा। इधर बनेगा ताम। तृतीय एक वचन बनेगा तया। चतुर्थी बनेगा तस्यई। ध्यान रखना, वहां पे तस्मय है, यहाँ पर तस्यई है। पुल्लिंग में तस्मय और यहाँ पर तस्यई। अभी मात्रा थोड़ी गड़बड़ होगी ना, मात्रा का बहुत ध्यान रखना है भाई। लैंग्वेज लेके बैठे हम, है ना। नंबर कटाने नहीं बिल्कुल भी। एक सेकंड का ऑप्शन नहीं देना नंबर काटने के लिए। आगे आता है तस्याह। ये 2 बार आता है ना। षष्ठी में भी 2 बार आता है। तस्याह तस्याह। नेक्स्ट आता है तस्याम। ठीक है। द्विवचन में बात करें तो ये हो गया सा ते ताह ताम ते। नेक्स्ट आता है ताभ्याम। ये करो रे भाई। हाँ, ताभ्याम। के ताभ्याम ताभ्याम, ये फिर आ गया तस्याह ताभ्याम। 3 बार आएगा ना हर शब्द रूप में ये भ्याम, जो 3 बार आता है। फिर आता है तयोः। देन तयोः। आगे बात करते हैं, ये आ गया आपका ताह। साते ताह ताम ते ताह तस्यै ताप तया ताभ्याम ताभीः। नेक्स्ट आता है
तस्यैताभ्यं ताभ्यः केन्ताभ्यः। फिर आ गया अपना तासाम, लास्ट तासु। तो भाई ये शब्द रूप बनवा रहा हूँ मैं आपसे, ये देख लीजिएगा ना। आगे पीछे को नहीं होएगी। चलो ठीक है, अगला बनाते हैं। किम शब्द भी हम इसको देख करके बना सकते हैं। मैं बनाने वाला हूँ अभी, किम शब्द भी बनाऊंगा और यत भी बनाऊंगा और सर्व भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा रूप छोटा कर देते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ अभी किम शब्द। किम में क्या करना, पहला लेटर क्या है, किम में क वर्ड है ना, क लेटर है, बस क जोड़ना है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ अच्छे से। कौन सा लेगा भाई कलर, जो ले ले। देखो ये बना अपना क, की मात्रा जोड़ना है का, इधर के और का। इतना इजी है ना। काम की जगह क्या बनेगा, काम। ते की जगह के, ताहा की जगह काहा, है ना। तया की जगह हो जाएगा कया, ताभ्याम के स्थान पर काभ्याम, है ना। और ताबी ही को क्या बनेगा, ता की जगह का रखना है, बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ये हो गया आपका काबी ही। चलिए इसको यत में बना दूं, तस्से को क्या करूंगा, वही ना तो त लगाना है ना क लगाना है। यत में यह वर्ड है ना, और यह लेटर है ना, यह जोड़ देना, तस्से का बन जाएगा यस्यई। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले भाई, तस्से का बनेगा यस्यई। ये तस्से का बनेगा यस्यई। केवल यह चेंज किया है मैंने, यहाँ पर देखो, याभ्याम याभ्यः। वेदा तस्याः बनेगा यस्याः याभ्याम याभ्यः। ओके, सी अगेन, इसमें विसर्ग जाएगा ना, तस्या का हो जाएगा यस्याः, और फिर ययोः यासाम यस्याम ययोः यासु। तो देखिए मैंने आपको सात ताहा बनाते हुए आपको किम शब्द भी बनाना सिखा दिया और यत शब्द भी बनाना आपको सिखा दिया है। अब ज़्यादा करूँगा तो आपको बोरिंग लगेगा, ये काम अब खुद बनाने से होगा। तो आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका मीनिंग कैसे होगा। कुछ याद है आपको, का मीनिंग करने के लिए हमको ध्यान रख लीजिए, जिस भी शब्द में हम विभक्ति का यूज कर रहे हैं, विभक्ति का पता कर रहे हैं, वहां पर हमको जो वर्ड, जो टॉपिक हेल्प करने वाला है वो है आपका कारक। कौन सा वाला, कारक। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर क्या रखा है, यह तया वर्ड है, तया का मीनिंग करना है। अब तया में विभक्ति कौन सी है, तया में विभक्ति है तृतीय, तो तृतीय का कारक कौन सा होएगा, कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा। तो तया का हिंदी मीनिंग क्या था, उस था ना, कोई चेंज नहीं होना, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, मीनिंग वही का वही रहेगा। तत् का मतलब उस या वह, तो उस और उसके साथ जोड़ देंगे हम के द्वारा, तो तया का मतलब हो गया उसके द्वारा। शर्त यह है कि ये तया जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग के लिए है, यानी स्त्री या स्त्रीलिंग के लिए हम उसके द्वारा अर्थ यहाँ रखेंगे। वही सेम कया के द्वारा, कया का किम का मतलब क्या बताया था, किस बताया था ना, तो ये हो जाएगा किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा। ठीक है, ऐसे ही मुझे मान लीजिए मुझे करना है पंचमी करना है,
है ना। पंचमी कारक कौन सा है, अपादान से अलग, तो हम कर देंगे क्या है वर्ड, तस्या। तस्या का मतलब हो गया उससे अलग। तस्या का मीनिंग होगा इससे अलग, है ना। और ठीक है ना। यस्याह का मतलब होगा जिससे अलग। यद का मतलब जिस हो गया ना, तो ये यस्या का मतलब हो गया जिससे अलग। कोशिश कीजिए, सब पूरी की पूरी संस्कृत आपके लिए बहुत सरल है, पर 10% कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये हो गया आपके पास जिससे अलग। ओके, सो मेरे प्यारे मित्रों, हमने सीखा, सर्वनाम शब्द बनाना सीख लिया ना। देखो करना क्या है कि आपको कुछ शब्द रूप सेलेक्ट करने हैं और उनको याद करना है। अगर आप ज़्यादा 10 से 15 शब्द रूप होंगे उनको याद कर लीजिए, फिर जितने शब्द आने वाले होंगे वो सब आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे, लेकिन 10 से 15 तो आपको याद करना है। ठीक है, और उसको यूज़ करते जाइए और मंजूषा से मैच करते जाइए। वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इन शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग करते हुए मंजूषा से आपका करेक्ट आंसर कैसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे और करेक्ट प्लेस पर रख पाएंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। डायरेक्ट प्रश्न भी आता है कि यस्य हमें व्यक्ति वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी। आगे जो मैं बात करूंगा वो एक बार कर लेते हैं नपुंसकलिंगी। भाई पुल्लिंग कर लिया, स्त्रीलिंग कर लिया, तो नपुंसकलिंग को क्यों छोड़े। नपुंसकलिंग में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कहा था कि प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा द्वितीय और प्रथमा द्वितीय ही डिफरेंट है, बाकी आप पुल्लिंग के अनुसार अपना रूप बना सकते हैं। यानी आपको केवल और केवल नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय ही तैयार करना है, ही याद करना है, बाकी सब सेम है ना। चाहे सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, सभी में ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑल क्लियर नहीं कर रहा क्योंकि वचन और विभक्ति हमको चाहिए, लिखते लिखते बोर सा लगेगा आप लोगों को, इसीलिए मैं पूरा रफ नहीं कर रहा। इधर मैं चेंज कर देता हूँ, तत् स्त्रीलिंग की जगह करूंगा मैं नपुंसकलिंग। देखिए, तत् सर्वनाम तत् नपुंसकलिंग शब्द। अब बात कर रहे हैं नपुंसकलिंग, ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ करना क्या है कि जो वहाँ जो वर्ड लिखा है ना तत्, वो एज इट इज यूज करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा तत्, तत्ते तानी, तत्ते तानी, अगेन तत्ते तानी, बस हो गया। इसी में अगर आप किम शब्द यूज करते हैं तो किम में क्या बनता है, हम लिखेंगे सर्वनाम किम नपुंसकलिंग शब्द रूप ना, डायरेक्ट लिखेंगे किम के कानी, किम के कानी। तृतीया से लेकर के सप्तमी बहुवचन तक आपको और आप सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग को फॉलो करना है। आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। देखिए फटाफट से, ये हो गया आपका तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, है ना, तस्मिन, है ना। आगे देखो ताभ्याम, ये 3 टाइम रिपीट होगा, ये हो गया, ये हो गया। आगे नेक्स्ट तयोः, तयोः, आ जाओ इधर। क्या आता है, तई आता है और स्त्रीलिंग में ता भी आता है, तो ये हो गया तेन ताभ्यम तैहि, ये तेभ्यः, वंस अगेन रिपीट, तेभ्यः, देन तेषाम, एंड लास्ट तेषु। ये हो गया तेषु।
चलिए मिटा देते हैं। अब बात करेंगे आगे वर्ब की, क्योंकि ये हो गया आपका शब्द रूपों का पूरा। जैसे आपका अर्थ होगा उसके अनुसार शब्द रूप काम में लीजिए और वाक्य बनाते जाइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साहब वर्ब की, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए दो चीजें चाहिए ना हमको, शब्द रूप और धातु रूप। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको चाहिए कर्ता, कर्ता जानने के लिए हमको जाना, हमने याद किया शब्द रूपों को। अब बात करते हैं क्रिया। अगर हमको वर्ब चाहिए, क्रिया चाहिए, तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा धातु रूप के पास में। तो बात कर लेते हैं धातु रूपों की। इसकी बात करते हैं धातु रूपों की। तो धातु रूपों की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक टेबल है। जैसे हमने शब्द रूप और कारक को जोड़ा था ना, वैसे एक टेबल है जिसमें हम सर्वनाम और संज्ञा दोनों वर्ड को जोड़ेंगे और उसके अनुसार हम धातु रूप को जोड़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सब धातु रूप की, है ना। किसकी बात करें? सॉरी, लकार की बात करते हैं पहले तो, ना। तो धातु रूप याद करना पड़ेगा, और धातु रूप जो चलता है वो लकार के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? लकार के अनुसार। अब ये जो लकार है वो होता है हमारे पास दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। सॉरी, धातु जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और लकार जो होता है वो पांच प्रकार के होते हैं। लकार कितने प्रकार के, कितने होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। और धातु होती है वो दो प्रकार की होती है। वो होती है, एक तो होती है परस्मैपदी। कौन सी होती है? परस्मैपदी होती है, और दूसरी होती है आत्मनेपदी। ठीक है ना। तो आत्मनेपदी की बात भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे थोड़ा बाद में। पहले हम बात करेंगे परस्मैपदी धातु की। ठीक है। दूसरा जो रूप बताया हुआ है आत्मनेपदी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। परस्मैपदी का मतलब ना, परस्मय, पर मतलब दूसरा, जो धातु या जो क्रिया दूसरों के लिए की जाती है, जिसमें दूसरों का दूसरों की हेल्प करते हैं या दूसरों के लिए जो बनाते हैं, वो धातु होती है परस्मैपदी। और आत्मनेपदी मतलब खुद के लिए, जो चीज हम, जो कार्य हम खुद के लिए कर रहे हैं, ऐसी क्रिया आत्मनेपदी होती है। तो ऐसी क्रियाओं के लिए जो धातु रूप यूज करते हैं उनको कहते हैं हम आत्मनेपदी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये जो लकार है वो पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे पहले आता है लट लकार। कौन सा आता है? लट लकार आता है। इसको मिटा दिया जाएगा, है ना। तो आता है हमारे पास लकार, जो है पहला लकार लिखता हूं वो है लट लकार। ठीक है। दूसरा लकार आता है आपके पास लंग लकार। ठीक है। तीसरा लकार आता है आप, जो है तीसरा लकार है वो है लृट लकार। चौथा जो लकार आएगा वो आएगा आपके पास, वो है अपना लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। कौन सा लकार? वन सेकेंड रिपीट, लोट लकार। पांचवा नंबर जो है वो है आपका विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। अब बात वर्ब की कर रहे हैं भाई, है ना। अगर इसको थोड़ा विसर्ग लगा दे तो ये अपनी संस्कृत बन गई ठीक ठाक वाली, बढ़िया वाली, है ना। चलिए, क्या मतलब है इन सब का? देखो भाई, लट लकार जो है ये कहता है, देखो वाक्य जो है आपका किस समय का है, भूत का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, या कहाँ का है, ये सारी बात आपको जो बताएगा वो बताने वाला है ये लकार। ये डिसाइड करेगा कि आपका सेंटेंस कहाँ बन रहा है, भूतकाल में या भविष्य में। तो देखिए, लट लकार है, इसको कहते हैं हम वर्तमान काल, अंग्रेजी में कहेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक ना। लंग लकार जो है उसे कहते हैं हम भूतकाल। ठीक है, भूत कह सकते हो, अतीत काल कह सकते हो। तो ये हमारा हो गया अतीत काल। ठीक है।
लिट लकार जो है इसे कहते हैं हम भविष्य काल, है ना, फ्यूचर टेंस। ये हमारा है भविष्य काल। कौन सा काल हो गया? भविष्य काल हो गया। अब बात भाई, तीनों काल तो हो गया, अब ये दो किस बात के आते हैं भाई? तो देखो, किसी को हम जब आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, आदेश देने और आज्ञा देने के अर्थ में, आदेश या आज्ञा देने के अर्थ में हम क्या करते हैं? लोट लकार का यूज करते हैं। आज्ञा के अर्थ में, ठीक है, आदेश और आज्ञा के अर्थ में क्या करते हैं हम? लोट लकार का यूज करते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं ना। आगे लास्ट पांचवा आता है। पांचवा जो होता है ना कि क्या बोले, रिक्वेस्ट के अर्थ में या चाहिए के योग में, अर्थ में चाहिए या योग्य, चाहिए या योग्य अर्थ में, हमको पढ़ना चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको इधर से निकल लेना चाहिए, ऐसा जो सेंटेंस बनाने हो, तो उस स्थिति में हम क्रिया के इस रूप को हम यूज करते हैं, चाहिए या योग्य अर्थ में। ठीक है, आपको बात समझ में आएगी। लट लकार लंग लकार क्रिया ही होती है जो आपको डिसाइड करेगी कि आपका जो वाक्य है वो किस टेंस का है, किस काल का है, भूत का है, भविष्य का है, या फिर वर्तमान का है। ठीक है। और जो लास्ट जो है 4 और 5, लोट लकार कहता है कि अगर आपको आदेश या आज्ञा देने वाला कोई वाक्य बनाना हो तो लोट लकार का यूज करेंगे, और चाहिए के अर्थ में कुछ करना हो तो विधिलिंग हम यूज करते हैं। ये दो बात हो गई यहाँ तक की। ओके, तो हमने सीखा इधर से ये 5 लकार मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। तो कब किस कैसा अर्थ आपको हिंदी में लेना हो उसके अनुसार आपको इन लकारों का प्रयोग करना है और करना है। ठीक है। तो देखिए प्रत्येक लकार में क्या क्या होता है। जैसे लट लकार है, लट लकार में अपने को मिलने वाला है 3 पुरुष। कितने पुरुष? 3 तो पुरुष मिलने वाले हैं और 3 वचन मिलने वाले हैं। तो बराबर आपके पास जो क्रिया वाले रूप है वो आपको मिलेंगे 9 शब्द। कितने शब्द मिलेंगे? 9 शब्द। और बात वही है, प्रश्न कंफ्यूजन वही कि हर सेंटेंस में 9 वर्ब को हम यूज एक साथ नहीं कर सकते। तो कब किस वर्ब को कब कहाँ यूज करना है वही बात हमको सीखनी है। तो सीखें कब कौन सी वर्ब कहाँ यूज करनी है। रेडी देन? ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, लकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार, एंड पांचवा विधिलिंग लकार। ठीक है। हिंदी में लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, लिट लकार को भविष्य काल कहते हैं, और लोट लकार को आदेश या आज्ञा के लिए यूज करते हैं। विधिलिंग लकार चाहिए या योग्य अर्थ में करते हैं। और चाहिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई थिंक शुड, शुड, आई शुड लाइक दिस। ओके, तो अंग्रेजी की बात हम यहाँ करने वाले नहीं है, हम बात करने वाले हैं संस्कृत की। ठीक है, मैं इनको रफ कर दूँ फिर? कर दूँ क्या? ये लीजिए, मैं कर देता हूँ इसको रफ। ठीक है। पहला जो लकार है उस पहले लकार का नाम है लट लकार, है ना। और बहुत सरल सी धातु लेने वाला हूँ, है ना। क्या करूँगा मैं, इसको क्लीन करता हूँ। पट धातु, पट धातु हो, षष्ठी विभक्ति लगाई मैंने, पट धातु का लट लकार। ठीक है, लट लकार की बात कर रहा हूँ भाई, देख लेना जरा सा। हाँ? पुरुष की बात करते हैं। यहाँ है हमारे पास 3 पुरुष। कितने पुरुष? 3 पुरुष है। वो है, पहला है प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। में विसर्ग लगा दे तो ये अपना संस्कृत बन गया। संस्कृत तो बहुत ईजी है भाई, हिंदी में विसर्ग हलंत लगा दो संस्कृत बन जाती है। अगला जो आता है वो आता है अपना मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, नव मध्यम पुरुषः,
एंड लास्ट उत्तम पुरुषः। ठीक है, तो बात पहले मैं आपको इन पुरुषों का मीनिंग बता देता हूँ, है ना। वैसे तो आप सब जानते हैं, है ना। चलिए हम बात करते हैं इसकी। देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के पुरुष होते हैं? तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा तीसरा उत्तम पुरुष। अब ये पुरुष किसे कहते हैं? देखो भाई, किसी भी बात हम जब बात करते रहते हैं या हम बात करते हैं, चाहे वो आप लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती हो, जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, मारवाड़ी जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी जान लेता हूँ। तो बात करते समय तीन व्यक्ति काम करते हैं, तीन पुरुष काम करते हैं। वो तीन पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्या होता है कि पहला व्यक्ति बोलने वाला है। पहला व्यक्ति क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ तो सामने क्या चाहिए? सुनने वाला चाहिए। तो सुनने वाला आप सामने वाले हो, समझ गए ना। तो जो बोलने वाला है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और जो आप सुन रहे हैं वो है आपका मध्यम पुरुष। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में, किसके बारे में? संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रथम पुरुष। बात समझ गए? किसी भी भाषा को बोलने के समय तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं, तीन पुरुष काम करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला होता है, जिसे वक्ता कहते हैं, वो होता है हमारा उत्तम पुरुष। और जो सामने सुनने वाले हैं, वो जैसे आप हो, जैसे और भी हैं, तो वो सब हो गए आपके मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है, उनको हम काउंट करते हैं, उनकी गणना हम करते हैं हम प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो प्रथम पुरुष हो गया हमारा। तीसरा व्यक्ति हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है, तो लिख देता हूं। तो उत्तम पुरुष का मतलब हो गया बोलने वाला। कौन हो गया? बोलने वाला। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। ये हो गया अपना उत्तम पुरुष का मतलब हो गया बोलने बोलने वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोलने वाले को वक्ता कहते हैं हिंदी में, है ना। और अंग्रेजी में बोले तो हम कह सकते हैं स्पीकर। स्पेलिंग रॉन्ग होगी ना, बस 2 मिनट रुको, 10 मिनट में आपको इसको ठीक कर देते हैं। ये हो गया SPEA की EER, है ना, स्पीकर कहते हैं। बात करते हैं आगे। जो बोलने वाला है तो सुनने वाला भी चाहिए ना, तो मध्यम पुरुष को कहते हैं हम सुनने वाला। सुनने वाला जो पुरुष है वो कहलाएगा अपना मध्यम पुरुष। सुनने वाला क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट, सुनने वाला हो गया अपना मध्यम पुरुष, जिसको कहते हैं हम श्रोता, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? ये लिसनर कुछ होगा, समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा, है ना। देखिए LISTER, ना ना, फिर भी गड़बड़ हो रहा है, एन की कमी है, ये जोड़ देते। तो क्या? लिसनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। जिस जो बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, वो है अपना प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बताइए, है ना। जिसके बारे में बात की जाए। ओके, चलिए ये अंग्रेजी मिटा तो मेरे को बड़ी बेकार सी लग रही है। ओके, बात समझ में आ गई। तीनों पुरुषों का मीनिंग हो गया। प्रथम पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, और उत्तम पुरुष मीन्स बोलने वाला, वक्ता। ओके, वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जाए वह व्यक्ति, तीनों पुरुष हो जाते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, है ना। वही आ गया अपने वचन तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो चीजों के लिए द्विवचन,
और 2 और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए बहुवचन का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब बात समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मंजूषा आने वाली है ना, उस मंजूषा में मैं कम से कम आपको कह सकता हूँ कि 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे वो आप इस टेबल को देख करके हाँ तो कैसे देखोगे, याद करके आप आराम से अपने आंसर को, अपने जो रिक्त स्थान है उसको अच्छे से भर सकते हैं ना, विद इन 2 सेकेंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब क्या करना, देखिए यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वर्ड है हमारे पास में लगभग 9 वर्ड है ना। जैसे मैंने पहले कहा था 3 तो पुरुष हो गए आपके पास और 3 वचन हो गए उसके अनुसार। ठीक है, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, है ना। ये एक शब्द रूप है, ध्यान रखना तीनों लाइनें शब्द रूप से रिलेटेड है। सह, तो, ते जो है वो तत् शब्द रूप से मैंने लिया है। किस शब्द रूप से लिया है? तत् से लिया है। मैं बता लिख देता हूँ एक बार वहां से, है ना। किससे लिया है? तत् शब्द से लिया है, तत्सर्वनाम शब्द से लिया है। इधर मैं बात करूं जो युष्मद शब्द से, मैंने इन शब्दों को लिया है। त्वम, युवम, यूयम जो शब्द है वो युष्मद शब्द से आए हैं, और अहम, आवाम, वयम वो मुझे मिले हैं अस्मद शब्द से। और ये ध्यान रखना ये भी प्रथमा वक्ति है अस्मद शब्द की, और ऊपर जो मध्यम पुरुष है वो युष्मद शब्द की प्रथमा वक्ति है, और ऊपर जो है वो तत् शब्द की है। ध्यान रख लेना, बात समझ आ गई ना। देखिए आगे, आगे की बात करते हैं। सह, तौ, ते यानी वह, वे दोनों, वे सब। तुम, तुम दोनों, तुम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। अब बात ध्यान रखिए, उत्तम पुरुष का मतलब बोलने वाला होता है, और मध्यम पुरुष मीन्स सुनने वाला होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा प्रथम पुरुष है ना। तो देखो इधर एक मोटी चीज हम आपको बता देते हैं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ध्यान रखिए, तीनों पुरुषों में से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कभी भी किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं? जहां पर तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब वाली स्थिति हो, वहीं पर ये यूज होंगे। अदरवाइज हमको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। जो चेंज होगा वो चेंज होगा आपके प्रथम पुरुष में। ये सह, तौ, ते की जगह स्त्रीलिंग वर्ड भी आ सकते हैं, सा, ते, ताहा आ सकता है ना। कोई भी नाम आ सकता है, मेरा नाम आ सकता है, किसी का भी नाम अगर आ जाए, किसी का भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी चीज का नाम आ जाता है, राम, श्याम, गीता, सीता, वो सब नाम हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कभी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज आपकी हल्की होगी होगी इजी हो गया होगा कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, किसी भी संज्ञा आ जाए, कोई भी चीज आ जाता है, तो वो जो चेंज होगा वो केवल और केवल यहाँ होगा। कहाँ पर? प्रथम पुरुष में। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो देखो सह, तौ, ते, यहाँ पर स्त्रीलिंग भी आ सकता है, साते, ताहा भी आ सकता है, रामः, रामो, रामा भी आ सकता है, रमा, रमे, रमा भी आ सकता है, तत्ते, तानी भी आ सकता है, कोई भी वर्ड आ जात, कोई भी वर्ड आ सकता है। वो आपके क्वेश्चन पर और आपकी जिज्ञासा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिए। वर्ब कोई सी भी हो, चेंज हो सकती है ना। गच्छति, पठति, लिखति, हसति, वदति, कोई भी हो, उन सब के साथ ये सेम टेबल यूज करनी है। जैसे वहां पर हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, शब्द कोई भी चेंज हो सकता है लेकिन कारक कभी चेंज नहीं होगा, है ना। कारक के साथ आपको मैच करना है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए, और बाकी जो आपके पास 5 लकार हैं, इन 5 लकार को इनके साथ ज्वाइन करना है। समझ रहे हैं? पांचों जो लकार है, धातु कोई भी हो सकती है, गच्छति, लिखति, हसति, कोई भी हो सकती है, वो चेंज हो सकती है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। और इसी के अनुरूप आपको अपना वर्ब जो है, अपनी वर्ब है, अपनी क्रिया है, उसको यूज करना है। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे। इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए, आपको डिफिकल्टी ना हो, मैं इनमें नंबर ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ। जैसे देखिए, सह जो है मैं इसको दे रहा हूँ नंबर 1, ये हो गया नंबर 1। ठीक है ना। नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 6, और ये नंबर 9, है ना। ये हो गया नंबर, हाँ हाँ हाँ, वेट 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 वेट,
वेट, ये पूरा ही साफ होना है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, ये नंबर हो गया नंबर 8, नंबर 5, ये नंबर 4 और ये नंबर 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो 9 वर्ड है, और वहाँ आगे भी हमारे पास 9 वर्ड है। बात समझ गए ना? 9 वर्ड के साथ में आपको 9 वर्ड को ज्वाइन करना है, आपको जोड़ा बनाना है। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे मैं जो है धातु रूप लिखने वाला हूँ। पट धातु लट लकार, है ना? पट धातु लट लकार, है ना? लट लकार का मतलब क्या बताया था? वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल में पट धातु कैसे बनती है वो सबको पता है, आपको भी पता होगा। जल्दी से बता दीजिए। ये पटसी मैंने लिख दिया, अभी क्या आएगा? पठा मी। द्विवचन में पठतः, देन नेक्स्ट पठन्ति। पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। है ना? शुद्धोच्चारण का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा आप याद करेंगे वैसा ही आपको याद होने वाला है। ठीक है ना? अगर गलत याद किया तो गलत लिखोगे वहाँ पे, है ना? फिर मुझे मत बोलना। देखो, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः एंड पठामः। देखो कितने वर्ड हैं, जल्दी से देखो फटाफट से, कितने वर्ड लिखे हैं यहाँ पर? आप काउंट करके बताइए जल्दी से। ये है नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। 9 वर्ड है ना? कहानी समझ में आ गई? जो एक है उसके साथ एक, जो दो है दो के साथ, 9 के साथ, ऐसे नंबर के अनुसार आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वहां आपको कहा गया है कि, देखिए इस टेबल में क्या था, जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है कि हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। अब हम सब कहाँ लिखा है, चलता है, देखो देखो फटाफट से, हम सब जाते, ये है ना? हम सब जाते हैं, यहीं लिख देता हूं मैं, हम सब जाते हैं। जाते हैं से लग रहा है ना कि एक लट लकार का है। अब हम सब को देख लिए, सब्जेक्ट हमारा हम सब है, जाते हमारी वर्ब है। हम सब कौन से नाम, कौन से नंबर पे, देखो फटाफट से, ये हो गया ते वे सब तुम सब हम सब, हाँ 9 नंबर पे। 9 नंबर का वर्ड कौन सा है? वयम। कौन सा है? वयम। अब वयम कौन से नंबर पे? 9 नंबर पे, है ना? तो अगला वर्ड भी हमारा जो वर्ब होगी वो भी 9 नंबर वाली ही होनी चाहिए। ठीक है, देखो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पठामह। तो हमारा वाक्य बनेगा वयम पठामह। हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। मान लीजिए सेंटेंस बनाना था हमको कि मैं
खाता हूँ, मैं खाता हूँ। खाता हूँ से लग रहा है ना ये कौन सा है, लट लकार है ना। तो हमें बात करनी है सब्जेक्ट की फर्स्ट। मैं कौन से नंबर पे आता है देखो जरा फटाफट से, मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, कहाँ है मैं, ये सह तौ ते त्वम युवम यूयम अहम अहम, हाँ मैं यानी अहम, तो हमको लिखना था अहम, ठीक है ना। तो मैं को कहते हैं हम अहम, ठीक है, अहम। खाता हूँ ये तो हमने लिखा ही नहीं ना, तो देखिए खाता हूँ का जो पठामी में जो मूल धातु है वो है पठ, क्या है, पठ है। और आगे जो प्रत्यय जुड़ा है वो क्या जुड़ा है, आमी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाता हूँ में जो मूल धातु है वो है खाद। कौन सी धातु है, खाद है, तो हमें पठ को हटाना है और खाद जोड़ना है ना। जोड़ दीजिए, ये खाद प्लस आमी क्या बनेगा, खादामी। तो अहम खादामी, अहम खादामी, बन गया सेंटेंस, आपके दो सेंटेंस बन गए। तो इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर 9 सेंटेंस तैयार है। सह पठती, तऊ पढ़ता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सह पठती, यहाँ पर क्या आएगा, त्वम पठसी, यहाँ अहम पठामी, यहाँ आ जाएगा आपका तऊ ना, यहाँ बनेगा आपका युवाम, यहाँ बनेगा आवाम, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका ते पठंती, यूयम पठतः, नेक्स्ट वयम पठामह। बन गए 9 सेंटेंस। मैं, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। बन गया सेंटेंस, 9 सेंटेंस, बहुत इजी है। उन सर्वनाम को ध्यान में रखना है, पहली वाली टेबल को, और दूसरे वाली जो आपका ये धातु रूप है, क्रिया है, इनको ध्यान में रखना है, इनको जोड़ना है आपस में और आपका सेंटेंस तैयार है, ठीक है। अब क्या है कि ये टेबल एक तो आपने क्या सीखा यहाँ से, वाक्य निर्माण हम आपका हो जाएगा, ठीक है। वाक्य निर्माण आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आप जो अनुवाद करते हैं, अनुवाद वाले प्रश्न आते हैं ना, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, ये आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तीसरी बात करते हैं कि आपके पास मंजूषा होती है। अब मंजूषा में मान लीजिए आपके पास वर्ड आ गया पठामह, है ना, मंजूषा में वर्ड लिखा है पठामह, तो जिस लाइन में वयम लिखा होगा वहीं पे तो आप पठामह वर्ड यूज करेंगे। बात समझ में है ना। जैसे शब्द आ गया अहम, तो अहम आपकी मंजूषा में लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना कि ये क्रिया कोई चेंज होने वाला, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कभी चेंज होता नहीं है। तो अहम है, तो जहां पर पठामी, लिखामी, हसामी, वदामी, रुदामी, जहां पर मी होगा वहां पर आप अपना अहम लिख देंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो मंजूषा में इस प्रकार से हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको हो गया मंजूषा। एक क्वेश्चन आता है आपका अशुद्धि संशोधन वाला, कौन सा आता है, अशुद्धि संशोधन। तो एक इस टेबल को याद करने से आपको लगभग लगभग आपके कम से कम 5 से 7 टाइप प्रकार के, मेरे ख्याल से पूरे पेपर में आपको हेल्प करने वाला है। इसके द्वारा आप शब्द रूप और कारक, धातु रूप और टेबल को यूज करके आप अपने क्वेश्चन को, प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उत्तर भी वहीं पे है प्रश्नों के साथ ही, बस हमें आता नहीं है कि हम कहाँ कैसे लिखें, क्योंकि प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है ना। तो संस्कृत पढ़ना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा 10% आप याद कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका 90% आपके साथ, आप उसको 90% को आराम से लिख पाएंगे। और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े प्रश्नों के, बहुत निबंधात्मक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंजूषा से वर्ड यूज़ करना है और उसको पूरा लिखना है। इतनी सी बात आपको सीखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। आगे 4 लकार और बचते हैं, उनकी बात करेंगे हम अगली क्लास में।
इससे संबंधित शब्द रूप, धातु रूप से संबंधित, कारक से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है, किसी भी प्रकार का आपको संदेह है, डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, बताइए, है ना। और हाँ, इन सब को पढ़ने के लिए, इनसे कहीं ज़्यादा सीखने के लिए अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो हमारे दिशा ई-राइज चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।